हेलो फ्रेंड्स, मैं राम पारिजातम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका दिल से स्वागत करता हूँ इस नई सीरीज में। नेक्स्ट चीज़ पे हम समझते हैं, जहाँ पे अपने को ये थोड़ा लंबी चीज़ें हैं, जहाँ पे अपने को ये समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी ढेर सारे राइट्स हैं, काफ़ी ऑब्लिगेशंस हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो लैंडलॉर्ड के पास में होगी और उसकी सर्टिफाइड काउंटर पार्ट कॉपी जो होगी वो टेनेंट को देनी होगी। ठीक है। और टेनेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो साहब अपना रेंट और कोई भी चार्जेज हैं वो उनको ऑन टाइम पे करे। लैंडलॉर्ड की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर रेंट के अगेंस्ट कोई रेंट रिसीट इशू करे, चार्जेस के अगेंस्ट कोई एक्नॉलेजमेंट इशू करे। और अगर मान लेते हैं कि लैंडलॉर्ड ने वो डिजिटल पेमेंट किया था, ऑनलाइन पेमेंट किया था, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, भीम ऐप हो गया, यूपीआई हो गया, तो इन दैट केस जो उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर वो रेंट रिसीट इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट। एक ये जो प्रोविजन है बहुत ही खूबसूरत प्रोविजन है। सर बहुत से लैंडलॉर्ड बोलते नहीं अपने को कैश में चाहिए, अपने को ऐसे चाहिए वैसे चाहिए किराया। तो नहीं, यहाँ पे सर किराया देने से मतलब है, किराया देना जरूरी है, बट किराया किस तरीके से देना है इस चीज के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। राइट। तो जो भी लीगल टेंडर है, जो भी लीगल मोड्स हैं, आप उस तरीके से किराएदार किराया देगा और आपकी मजबूरी है आप किराया एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे आप समझोगे, अगर मान लीजिए किराया नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो लॉ कहता है कि आप अगले 2 महीने तक पोस्टल मनी ऑर्डर से भेज दो। फिर भी साहब वो किराया नहीं एक्सेप्ट करता है, तो आओ मेरे पास जमा कर दो रेंट अथॉरिटी के पास में, और हमको एक एप्लीकेशन भी दे देना साथ में, उसमें लिखना कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे है, आपका ये किराया कौन से महीने के बिलोंग करता है, ओनर का नाम क्या है, क्यों वो किराया नहीं ले रहा है। उसके अलावा आप चाहो तो कोई और इन्फॉर्मेशन भी दे दो, और ये सारी बात हमको बता के हमारे पास किराया जमा कर देना। ड्यू टू एनी रीजन इफ द टेनेंट इज अनेबल टू डिसाइड। एक और चीज है कि मान लीजिए कि क्या हुआ कि टेनेंसी चल रही थी, अगर और वहां पे कोई कैजुअलिटी अगर हो जाती है, लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब उसके स्पाउस या उसके बच्चों के बीच में डिस्प्यूट है कि नहीं साहब किराया हम लेंगे, किराया हम लेंगे। अब लैंड जो टेनेंट है वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि साहब किराया कौन लेगा, तो इन दैट केस ऑल्सो आप उस मसले में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप मसले में पड़ोगे और आगे चल के कोई कोर्ट केस हो जाता है दोनों के बीच में, बोलते नहीं कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप इनकी, तो ये जो किराया आपने दिया है वो अगेन एक डिस्प्यूट में चला गया। तो बेहतर क्या होगा कि आप उनके डिस्प्यूट में मत पड़ो, आप किराया जाके बाहर से पे कर दो, आप किसको रेंट अथॉरिटी के पास जमा कर दो, और वो अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली लेगा और आगे पास करेगा। करेक्ट। लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि टेनेंट की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से आपको प्रॉपर्टी दी गई थी आप उसको गुड रखो, प्रॉपर रखो, केयर करो, उसकी वेयर एंड टेयर करो। ठीक है। और अगर कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं रिपेयर मेंटेनेंस की तो वो आप करवाते चलो। इन केस ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज़, अगर मान लीजिए कोई कॉमन फैसिलिटी है, जैसे छत का जीना हो गया, मकान मालिक और किराएदार दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ के लिए आप अपने एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई करोगे कि साहब इनका मेंटेनेंस कौन करेगा और कैसे करेगा। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिपेयर्स, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फर्दर एक इम्पॉर्टेंट राइट और ड्यूटीज़ के अंदर आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रिपेयर होता है, ठीक है, और वो रिपेयर लैंडलॉर्ड ने नहीं करवाया, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द वो रिपेयर जो है वो लैंडलॉर्ड ने करवा दिया, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, आपके डिपॉजिट से वो पैसा काट लेगा, आपके मंथली किराए से वो पैसा काट लेगा, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट होगी तो आपको वो अलग से देनी पड़ेगी उसको, और उस एक्सेस अमाउंट को पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपको पूरा करना पड़ेगा, और ये जो पेमेंट करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड आपको एक रिटर्न में नोटिस देगा कि साहब मेरे को इतना रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है और आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से हमने इतना काट लिया है, तो आप ये मेरे को मेंटेनेंस की अमाउंट दो और इतना रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट को पूरा करने के लिए दो। ठीक है। तो आपको जो नोटिस अलाउ होगा, जो नोटिस इशू होगा, उस नोटिस के 1 महीने के अंदर आपको ये कंप्लीशन करना हो। अगर मान लेते हैं लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दिया, कोई रिपेयर मेंटेनेंस है और वो जरूरी नेचर के हैं, और लैंडलॉर्ड ने जो है कि मना कर दिया कि साहब हम नहीं करवा रहे हैं, तो टेनेंट के पास ये अधिकार दिया गया है कि आप साहब खुद करवा लो और उसके किराए से काट लो। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बहुत से ऐसे ओल्ड एजर्स होते हैं जिनका जो है कि किराया ही जीवन यापन का एक बेसिक चीज़ है। तो इन दैट केस लॉ ने क्या बोला कि साहब आप जब उनके किराए से काटना ना,
तो काटने के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी महीने का किराया पता चले ज़्यादा रिपेयर का खर्चा हो गया तो पूरा पूरा किराया आपने काट लिया, नहीं, आप 50% से ज़्यादा नहीं काट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी का किराया 10,000 रुपये है, ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट 15,000 रुपये है, तो आप पहले महीने 5,000, दूसरे महीने 5,000, तीसरे महीने 5,000 काटोगे और बाकी 5,000 रुपये आप उनको देते रहोगे। सॉरी। वेयर द प्रीमाइसेस अनइनहैबिटेबल विदाउट द रिपेयर्स, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि बिना रिपेयर के वो प्रीमाइस जो है वो रहने योग्य नहीं है, तो टेनेंट जो किराएदार है वो एक नोटिस दे देगा रिटर्न में कि साहब हम छोड़ लें, अपने से ना हो पाएगा, हम छोड़ के जा रहे हैं इसको, आप छोड़ के चले जाओगे उस प्रॉपर्टी को। करेक्ट। वेयर द प्रीमाइस लेट आउट ऑन द रेंट बिकम्स अनइनहैबिटेबल फॉर द टेनेंट ड्यू टू द फोर्स मेजोर क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और द टेनेंट इज अनेबल टू रिजाइड ड्यू टू द occurrence of such event, the landlord shall not charge the rent for the premise until the said premise is restored by the अगर मान लेते हैं कोई कैजुअलिटी अगर कोई भी फोर्स मेजोर वाला सिचुएशन अराइज होता है और उस सिचुएशन में उस सिचुएशन की वजह से जो किराएदार है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रह पा रहा है, तो उस केस में जितने पीरियड वो नहीं रह पाएगा उसका किराया उसको नहीं देना पड़ेगा, राइट। ये जो जे और के वाले अपने अभी लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड द एडवांस रेंट शैल बी रिफंडेड बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, अगर उस केस में वो छोड़ के जाता है तो टेनेंट को रिफंड करना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट विद 15 दिन के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस, नोटिस देने के 15 दिन के अंदर लैंडलॉर्ड के पास में, मतलब 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि भाई आप छोड़ के जा रहे हो तो 15 दिन का टाइम दिया हुआ है आपको लैंडलॉर्ड को वो पैसा वापस करने का, ठीक है। इंटेंशनली कोई डैमेज नहीं पहुंचाना है किराएदार को या लैंडलॉर्ड को, राइटिंग में इन्फॉर्म करना है अगर कोई डैमेज होता है, रीजनेबल केयर करनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि एंट्री टू द प्रीमाइस, बहुत अच्छा अधिकार, बहुत जगह हम देखते हैं कि मकान मालिक बस जब चले आ रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है टेनेंट की, कोई किराएदार की बात ही, किराएदार ना हो गया उनका नौकर, ठीक है। तो किराएदार के यहाँ आने से पहले आपको 24 घंटे पहले साहब इन्फॉर्म करना पड़ेगा नोटिस, और उस नोटिस में आपको ये तक बताना पड़ेगा कि आप किस तारीख को आओगे, कितने बजे आओगे और किस वजह से आओगे, रीजन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में आप उस प्रीमाइस के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, एकदम नहीं अलाउड है, एक्सेप्ट ये वार, अर्थक्वेक और नेचुरल कैलामिटी जैसी सिचुएशन होंगी, इन दैट केस, राइट। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट करते हो तो आपको अपने टेनेंट को बताना पड़ेगा कि साहब मैंने इसको प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट किया है, इन साहब प्रॉपर्टी मैनेजर का ये नाम है, इनका ये प्रूफ है, ये इनका, इसके अपॉइंटमेंट का पर्पज़ क्या है कि वो इंस्पेक्शन करने आएगा, टेक केयर करने आएगा, किराया लेने आएगा, आपको बताना पड़ेगा। और कितने पीरियड के लिए वो अपॉइंट कर रखा है आपने ये भी बताना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर कोई भी वो लीगल एंटिटी है, ठीक है, तो लीगल एंटिटी के आपको डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ में शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर क्या करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान है, अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंटेड है और वो अपनी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कोई भी इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को अगर कंट्रावेन करता है या लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शंस को कंट्रावेन करता है, तो इन दैट केस क्या होगा कि एक एप्लीकेशन जाएगी आरए के पास में, और आरए उस प्रॉपर्टी मैनेजर को जो है कि हटा देगा, और हटाने के बाद में वो प्रॉपर्टी मैनेजर के ऊपर कंपनसेशन भी लगा सकता है, उसके पास ये भी अधिकार है, ठीक है। अगेन बहुत अच्छा प्रोविजन। सर बहुत से लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, तमाम तरीके से काम करते हैं। तो आप किसी भी किराएदार की एसेंशियल सप्लाई और एसेंशियल सर्विसेज को बंद नहीं कर सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आप उसका पानी नहीं बंद कर सकते हो, बिजली नहीं बंद कर सकते हो, उसकी अगर आपकी गैस पाइपलाइन है तो वो बंद नहीं कर सकते हो, आपके पास अगर लाइट है तो आप लाइट नहीं बंद कर सकते हो, लिफ्ट्स नहीं बंद कर सकते हो, ठीक है, स्टेयरकेस नहीं बंद कर सकते हो, और कंजर्वेंसी नहीं कर सकते हो आप किसी भी चीज़ की, पार्किंग, कम्युनिकेशन लिंक, सैनिटरी सर्विसेज, आप इस तरीके की सर्विसेज नहीं बंद कर सकते हो। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, किसी भी सिचुएशन में अधिकार नहीं है कि आप किसी की बेसिक चीज़ें बंद कर दो। और अगर लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो इस चीज़ को कंट्रावेन करता है, बंद करता है, तो टेनेंट के पास एक
राइट है कि वो आरए के पास में एप्लीकेशन देगा, रेंट अथॉरिटी के पास में, और रेंट अथॉरिटी एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगी तुरंत कि साहब इसको तो पहले शुरू करो, ठीक है, वो तो जो आपने किया वो गलत किया। फिर 1 महीने के अंदर अपनी एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, और इस इंक्वायरी के बिहाफ पे अगर लैंडलॉर्ड को गिल्टी पाती है तो लैंडलॉर्ड के ऊपर 2 महीने के किराए का कंपनसेशन लगेगा, ठीक है। और अगर ये पाया जाता है कि किराएदार ने झूठ बोला था और किराएदार ने फर्जी में मकान मालिक को फंसाने की बात की है, तो उसके ऊपर 2 महीने का कंपनसेशन लगेगा। अब इन केस मान लीजिए कि आगे हम अभी इविक्शन के प्रोविजंस पढ़ेंगे किराएदार को खाली करने के, तो उस केस में लैंडलॉर्ड जो है अपना प्रॉपर्टी रेंट जो है वो मान लीजिए अगर 10 दिन रहा तो 10 दिन का किराया चार्ज करेगा, कोई फ्री में तो रखेगा नहीं, ठीक है। टेनेंट शैल नॉट कैरी टेनेंट विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, वो कोई भी जो है कि काम अपने यहाँ कोई स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकता है, करेक्ट सर। उसके बाद में व्हेन द लैंडलॉर्ड प्रपोजेस टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट, अगर लैंडलॉर्ड कुछ भी बनवाना चाहता है जो कि प्रीमाइज टेनेंट के पास किराए पे है और टेनेंट अगर रिफ्यूज करता है, तो अभी वो किराए मकान मालिक का जो है कि एकदम लैंडलॉर्ड का अधिकार नहीं है कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है और हम इसको जो है कि ये बनवाएंगे, मतलब हमारा बनाने का ही पूरा अधिकार है। हाँ जी, तो लैंडलॉर्ड का अधिकार नहीं है कि वो अपने आप आके आपकी प्रॉपर्टी के अंदर बनाने लगेगा। जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास में किराए पे या किराए के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, तब तक उसके पास कोई अधिकार नहीं है बिना आपकी परमिशन के बनाए आके, ठीक है। बट लॉ ने ये बोला कि साहब वो रेंट अथॉरिटी के पास में चला जाएगा, रेंट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो इन दैट केस रेंट अथॉरिटी आपको ग्रांट कर सकती है कि हाँ वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर लो, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी तरीके से लैंडलॉर्ड का एरिया डिटेरिएट नहीं करेगा, मतलब कोई अनड्यू हार्डशिप किराएदार का एरिया डिटेरिएट नहीं करेगा। किराएदार का जितना एरिया था उसके ऊपर आप किसी तरीके से इंक्रोचमेंट नहीं कर पाओगे जब तक वो टेनेंसी एग्रीमेंट चलेगा, ठीक है। तो आप किराएदार के साथ कोई अनड्यू हार्डशिप नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि अगर मान लेते हैं कि प्रीमाइज लेट आउट है और वहाँ पे उस जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके साथ में कोई वेकेंट लैंड भी है, कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है, वो भी अटैच्ड है उसके साथ में, ठीक है। उसके ऊपर म्यूनिसिपल लॉज के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाना अलाउड है, ये ज़रूरी है, और लैंडलॉर्ड की इच्छा है कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाए, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी क्योंकि आपके पास में है, टेनेंट के पास में है उस टाइम पे, और वो आप उसको अभी उसके पोजीशन में नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो लैंडलॉर्ड क्या करे, लैंडलॉर्ड या उसके कोई लीगल हेयर से एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे रेंट अथॉरिटी के पास में, और रेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई होगी कि साहब वहाँ पे ये किया जा सकता है और वो प्रॉपर्टी जो है वो सेवरेबल है, मतलब वो जो प्लॉट है, वो जो खाली एरिया है, वो आपके जो किराएदारी अनुबंध के अंतर्गत होने वाली प्रॉपर्टी है उससे अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में वो, और वहाँ पे किराएदार के ऊपर कोई अनड्यू हार्डशिप नहीं होगी, तो उस केस में वो आपको डायरेक्ट कर सकता है कि आप अलग अलग कर लो, वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने ये देखा कि किराएदार को भी ये कानून इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है कि लैंडलॉर्ड, दोनों को ही प्रोटेक्शन देता है, लैंडलॉर्ड को भी और किराएदार को भी।